नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशुधन चल रहा है अपना और पशुधन की 2 क्लासेस हो चुकी है। आज ये पशुधन की अपनी अंतिम क्लास होगी और इसमें अपन पशुधन से संबंधित जो भी बाकी है और वह सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो पशुधन के अंदर अपन ने भैंस और भेड़ पढ़ ली है, गाय पढ़ ली है। अब अपन पढ़ते हैं बकरी। बकरी जब पढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले ध्यान रखना, बकरी जो है उसे राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से एटीएम भी है। इससे कभी भी मतलब देखो, गाय भैंस को धोने का समय होता है सुबह शाम ऐसा, लेकिन इससे कोई समय की पाबंदी नहीं है। इससे कभी भी दूध निकाला जा सकता है, इसीलिए इसको चलता फिरता फ्रीज कहते हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान का एटीएम है। एटीएम कैसे? एटीएम ऐसा है कि एनी टाइम मिल्क। ये कई किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं ही कह रहा हूं सिर्फ, कि ये एक तरह से एटीएम है राजस्थान का, एनी टाइम मिल्क। इससे कभी भी दूध निकाला जा सकता है और ये मतलब राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज भी है। और इसका दूध जो है बकरी का बहुत ही सुपाच्य होता है। तो यदि कैसी कोई अनहोनी हो जाती है किसी महिला के साथ, और मतलब जैसे बच्चे को जन्म दिया और कोई अनहोनी हो जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से वह उस बच्चे को उस माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर जो सलाह देता है वह बकरी का दूध पिलाने का सलाह देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए वो सबसे ज्यादा सुपाच्य है बकरी का दूध। तो ये कुछ चीजें व्यवहारिक है, एग्जाम में ये चीज चलता फिरता फ्रिज तो चलो फिर भी मान ले, लेकिन ये चीज जैसे नहीं पूछी जाए, लेकिन अपन को व्यवहारिक ज्ञान भी साथ साथ में होना चाहिए, ताकि अपन, जब आपका उद्देश्य क्या है शिक्षक बनके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी देना पड़ता है। बच्चों के साथ में उनको जो भी जिज्ञासा है उन्हें शांत करना पड़ता है। तो अपन व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ से सीखते हुए आगे चले। सिर्फ परीक्षा की ये चीज देखने से मतलब सिर्फ रट्टा मार के और वो तो करना ही है अपन को, हालांकि सीट निकालनी प्राथमिकता है, वह चीज है, लेकिन फिर भी जो है अपना जो भी जानकारी के जो स्रोत है, जानकारी का अपना जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। चलिए, अब ये तो होगी, इसको यहां से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। एनी टाइम मिल्क है ये लिखा हुआ, ठीक, ध्यान रखना। यह भारत में इसके मामले में प्रथम क्या है? भारत में ये राजस्थान में ही प्रथम है, ध्यान रख लेना, यहां लिखा है भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी वाला जिला यदि पूछते हैं तो आप ध्यान रखना कि बाड़मेर में सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां है? बाड़मेर में है। राजस्थान में न्यूनतम बकरियां साथियों आपके धौलपुर में है। धौलपुर में न्यूनतम बकरियां हैं, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि राजस्थान में कुल संपदा जो पशु संपदा है उसमें कितना हिस्सा बकरी पशुधन रखता है? तो इसका बिल्कुल ही आपको इजी ये ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है? 36.69, 36 याद रखना, 3 और 6 जब लिखोगे तो वापस 6 लिख देना पॉइंट लगा के, और 3 और 6 कितने होते हैं? 9 होते हैं, वो यहां लिख देना। आंकड़ा याद रखने का एक तरीका मात्र बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि 36 तो याद रखना ही है, 3 और 6 आया, 6 वापस लिख दो, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। बस ये तरीका है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। आंकड़ा याद करने की ट्रिक है ये एक तरह की। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के अंदर जो पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें कि ये कहां है? अविका नगर। अविका नगर कहां है? टोंक में है, मालपुरा टोंक के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र राजस्थान के अंदर कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामसर ऐसे का ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, रामसर। और यदि रामसर पूछ ले कि रामसर कहां है, तो रामसर अजमेर के अंदर है, ठीक है, राजस्थान के सेंटर में है। एक राजस्थान के सेंटर का एक गांव भी है जो बकरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध गांव है। यहाँ की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है। ये नागौर का है, वरुण गांव, ठीक है। कहाँ का है? नागौर का वरुण गांव है, ठीक है। साथियों, अपनी क्लासेस जैसे नियमित चल रही है। एक विद्यार्थी ने कहा था कि बुक के लिए बता देना सर क्लास में ही, तो मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में बताया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपको बुक मिल जाएगी, और
बुक जैसे ही आएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि ये बुक है, और वैसे कवर तो बता चुका हूं आपको, और ये मार्केट में आ चुकी है, कहां कहां मिलेगी, कैसे कैसे आप प्राप्त करते हो, कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। चिंता मत करो, आपके जितने भी बुक से संबंधित जितने भी आ रहे हैं ना, मैं देखते हो आप रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके कमेंट सभी पढ़ता हूं, तो बुक से संबंधित जितनी भी क्वेरीज है आपकी, उन सब का समाधान बता दूंगा। आपकी ज्यादातर यही है कि सब बुक कब आ रही है, कहाँ कहाँ मिलेगी, हमारे इस गांव में मिल जाएगी क्या, उधर मिल जाएगी क्या, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या, ये वो सारी, तो सारी क्यूरीज है वो सारी मैं बताऊंगा। सभी जगह मिलेगी, वैसे मिलेगी सभी जगह, सभी बुक स्टॉल पर अवेलेबल होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नया नया पब्लिकेशन है तो क्या पता सर मिलेगी नहीं। च्यवन प्रकाशन बहुत ही पुराना और लीडिंग पब्लिकेशन है, तो उसकी पुस्तकें वैसे भी सभी जगह मिलती है, और ये सेकंड ग्रेड जीके और मनोविज्ञान के लिए आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ऐसा प्रयास रहा है और ऐसी मेहनत की है हमने। तो जब भी आएगी, अब आने वाली है लगभग, मतलब फाइनल मतलब टच चल रहा है, तो बस जैसे ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी मैं बता दूंगा आपको वीडियो के जरिए, और उसकी वापस से एक बार खासियत भी बता दूंगा कि ये चीजें हैं। और ये है कि लेना नहीं लेना आपके ऊपर, देखो मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है कि आप किताब लोगे तो ही आपको क्लासेस तो अपनी ऐसे ही चलेगी, चाहे आप किताब, आपकी इच्छा है, वो सुविधा के लिए, देखो बुक, क्योंकि बुक्स का कोई विकल्प नहीं होता वैसे, तो वो आपकी सुविधा के लिए है, तो लेना चाहो, पसंद आए वो मैटर लगता है। किसी के पास देखो मान लो कोई पहले से गाइड है कि सर मेरे पास ये गाइड है, पर्याप्त है, बस एक गाइड, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की क्यों ना हो, एक गाइड आपके पास में है, एक होनी चाहिए, तो उस पर भी विश्वास करो, जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी ने लिखी है तो वो बिल्कुल ही व्यर्थ है, ऐसा नहीं है साथियों। थोड़ा थोड़ा मतलब पैटर्न चेंज होता है, तरीके चेंज होते हैं, मैटर तो आखिर में वही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने लिखी है तो ये ऑथेंटिक है, बाकी सारी फर्जी है, नहीं। किसी की क्यों निंदा करें यार, सभी मेहनत करते हैं अपनी अपनी, कोई मेरे को ये जरूरी थोड़ी कि मैंने अब लिखने लग गया और मैंने निकाल दी तो इसका मतलब फलाने की खराब हो गई, नहीं। कभी भी ये चीज आप मुझसे न तो अपेक्षा करें और न ऐसा कभी होता है, ठीक है ना। आप ले सकते हो, हमने मेहनत की है उसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि हमने ये मेहनत की है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि मैंने मेहनत की तो दूसरे की ऐसी होगी, फर्जी होगी, नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चिंता न करें, यदि आपके पास में कोई है तो वो भी बेटर विकल्प है आपके पास, जरूरी नहीं है बार बार खर्चा करें आप। वैसे इसकी कीमत से संबंधित जो पूछ रहे थे, बहुत ही रिजनेबल रखने की कोशिश की है, लगभग मान के चलो आप कि ये आपको अप्रोक्स 250 के अंदर ही मिल जाएगी, और जीके और साइको पूरी मिल जाएगी इसके अंदर, ज्यादा पेज भी हमने नहीं डाले। सारी बात बताऊंगा जब गाइड का वीडियो लॉन्च करेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। तो ये ट्रिक है साथियों बकरी की नस्ल से संबंधित, कि बकरी की कौन कौन सी नस्ल है। तो मैंने बताया आपको कि ये नस्लों से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जप मासी जब से, क्या ट्रिक है, जप मासी जब से, ये याद रखना है। देखो ट्रिक याद करनी पड़ी, गाय की बताई थी आपने, मैंने आपको रमेश हमारा थाना कांगे बताई थी, और फिर आपने पढ़ी थी भैंस, तो बब जमुना पशु में ये बताई, फिर अपने पढ़ी भेड़ जय मामा चौंबा पुना खेसो, जैसे मुझे याद है। फिर अब आपको बता रहा हूं ये बकरी जब मासी जब से, तो याद हो जाएगी एक बार, मतलब जैसे याद हो गई समझ लो कि आपको बहुत सारी चीजें जो आपको कंठस्थ रहने वाली है, फिर बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो यहां से आपको लेना है जमुना पारी, जमुना पारी बकरी है, ठीक है। यहां से आपके आएगी पर्वतसरी, पर्वतसरी बकरी, ठीक है। ये आएगी अपने मारवाड़ी, मारवाड़ी। यहां से आएगी सिरोही नस्ल की बकरी आती है, सिरोही, ठीक है। यहां से आएगी जकराना, जकराना, जकराना। यहां से आएगी आपके बर्बरी, बर्बरी। और यहां से आएगी से शेखावाटी, शेखावाटी बकरी, ठीक है ना। ये सारी बकरी की नस्लें हैं। इसमें से आप देखेंगे कि ये जो पर्वतसरी है ना, ये दो नस्लों का मिश्रण है, ये एक तरह से दो नस्लों का मिश्रण है। एक तो हरियाणा की नस्ल है, हरियाणा की बीटल, हरियाणा की नस्ल बीटल प्लस राजस्थान की सिरोही, इसका ये इसकी ये मतलब मिश्रण है, इसे मिश्रित बनाई हुई पर्वतसरी। ये जो बर्बरी है ना साथियों, बर्बरी, ये बहुत सुंदर बकरी है, स्मार्ट ब्यूटीफुल, क्या
हैंडसम नहीं कह सकूं क्योंकि बकरो नहीं है, बकरी है। कई जना कमेंट कर दिया करे छोरे का फोटो में फेसबुक इंस्टाग्राम आते, छोर कोई बढ़िया फोटो डाल देना तो ब्यूटीफुल। अरे ब्यूटीफुल किने के भाई, ब्यूटीफुल मतलब छोरी दिखे तो ही कहना ब्यूटीफुल, छोरो दिखे तो हैंडसम कहना है, ठीक है। तो आ है ब्यूटीफुल है, आप हैंडसम को नहीं है, ठीक है। बकरी है तो बरबरी बकरी है जो सबसे सुंदर, देखो बकरियां भी सुंदर होती है, सबसे सुंदर। और इसकी खासियत क्या है, इसकी प्रजनन क्षमता जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली ये बकरी है आपके। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। और अपनी ट्रिक तो है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, ट्रिकास्त्र है ये, तो ये चीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलें ताकि अपने कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। पशुधन के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे राज्य पशु को, और राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। आप सभी को पता है कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ये छोटे बच्चों वाले सवाल है, रेगिस्तान का जहाज वगैरह ये सब आपको ध्यान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसे राज्य पशु बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई। सभी को ध्यान है कि 2014 में, लेकिन ये ध्यान रखें कि 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी हुई है। ध्यान से प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ा करो, सिर्फ देखते ही खट कर तो कमेंट करो, नहीं दबानो और नहीं लिखनो, फालतू मतलब नहीं है कोई, क्योंकि ये अधिसूचना है और इसकी घोषणा जो की गई थी, इसको पशुधन श्रेणी का राज्य पशु बनाने की जो घोषणा की गई थी वो आपके 30 जून 2014 में की गई थी। दोनों डेट है और दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए कहता हूं। कई जना 19 सितंबर देख तो गुरु जी महत्व क्यों पढ़िए, अरे पढ़िए और मन ध्यान है रे। बाकी वो भी ध्यान रखना कि अधिसूचना और घोषणा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, आपनो राजस्थान ही है भाई, राजस्थान ही प्रथम है। सर्वाधिक ऊंट, लगभग 75% ऊंट जो है राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं भारत में। तो राजस्थान में सर्वाधिक, देखो रेगिस्तान का जहाज है, तो रेगिस्तान का ज्यादातर हिस्सा आपको पता ही है जैसलमेर, तो सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है। न्यूनतम जो है वो आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर न्यूनतम है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बना है, कई बार सीधा दे देते हैं कि जोहड़बीड़, ऑप्शन में क्या दे देते हैं, जोहड़बीड़ दे देते हैं सीधा सीधा, और कई बार जोहड़बीड़ देकर और फिर आपके ये आ जाएगा, ठीक है, जोहड़बीड़। नस्लें इसकी जो है वह उसकी ट्रिक है बीजे पर नाजगो, कौन नाजगो, ऊंट नाजगो, बीजे पर नाजगो ऊंट, ठीक है। डीजे पर तो देखो, डीजे पर तो इंसान नाचते ही है, वैसे भी इंसान नाचते हैं, ऊंट के लिए बीजे बजाना पड़ता है, डीजे कौन बाजे, बीजे। तो बी से ले लेना आप कौन सा, बीकानेरी, बी से कौन सा, बीकानेरी। जे से जैसलमेरी, जैसलमेरी, जैसलमेरी की ही एक नस्ल है वैसे ये, नाचना, नाचना गांव भी है जैसलमेर में, आपको पता है। रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। और यहां से लेना है आपको गोमट, गोमट, गोमट जो है ज्यादातर ये फलोदी के आसपास पाया जाता है और बोझा ढोने के लिए ये विश्व विख्यात है। आपके नाचना जो है बहुत ही तेज दौड़ और ये सजावट वगैरह जो भी इनके होते हैं उसके अंदर आपके नाचना ऊंट प्रसिद्ध है, उसको काम में लिया जाता है। बाकी नस्लें ध्यान में रखें आप, अलवरी, कच्छी वगैरह ये भी सारी ऊंट की ही नस्लें होती है। तो ये ऊंट से संबंधित कुछ फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। फिर साथियों अपन देखते हैं घोड़े। अब घोड़े जो है सर्वाधिक, यदि बात करें कि भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ हैं, तो भारत के अंदर सर्वाधिक घोड़े साथियों आपके यूपी के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का तीसरा स्थान है, हिंदी में लिख देता हूं चलो, राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है घोड़ों के मामलों में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ हैं, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े साथियों आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम घोड़े, न्यूनतम आपके पाए जाते हैं डूंगरपुर के अंदर, न्यूनतम घोड़े हैं, ठीक है।
अश्व प्रजनन केंद्र, देखो राजस्थान में कुल जो अश्व प्रजनन केंद्र है उनकी संख्या पूछी जा सकती है। नाम मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, लेकिन संख्या ध्यान रखना। राजस्थान में कुल 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। कितने हैं? 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जहां भी घोड़े ज्यादा है वहीं है। बीकानेर में आपके राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है। अब इसकी नस्लें, इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आपको 2-3 ही नाम याद रखने हैं। एक तो आपके नस्लों में आ जाएगा मालानी, मालानी नस्ल का घोड़ा आएगा। एक आएगा मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। और एक ध्यान रखना आपको काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। मालानी जो है बाड़मेर, देखो बाड़मेर में मालानी स्थान है तो मालानी उसके लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ी जो है घोड़े सर्वाधिक, यदि घोड़े राजस्थान में कोई पाए जाते हैं तो वो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। और काठियावाड़ी की खासियत यह है, काठियावाड़ी लिख दिया, चलो काठियावाड़ी है ये, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी की नस्ल ये है, इसके मस्तिष्क की जो हड्डी है वो उभरी हुई होती है। और ये काठियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं, ये महाराणा प्रताप के जो चेतक घोड़ा था उससे मिलते जुलते हैं। ये नहीं है कि ये चेतक ही था, चेतक इस नस्ल का था, नहीं, चेतक से मिलते जुलती नस्ल के हैं ये। क्योंकि चेतक तो एक अरबी घोड़ा था और अरबी व्यापारी लेकर आया था। मैंने एक, जब अपना चैनल स्टार्ट हुआ था उसके महीने 2 महीने बाद में एक वीडियो बनाया था घोड़ों से संबंधित। उसमें महाराणा प्रताप के चेतक, एटक, केटक तीनों की स्टोरी बताई थी, पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी। और सारे घोड़े जिन जिन के प्रसिद्ध पूछे जाते थे, उम्मेद सिंह का हुंजा है, ये चेटक है, जितने भी घोड़े हैं सारे घोड़े, वो सारे के सारे अपने लक्ष्मीबाई के वगैरह सब घोड़े उसके अंदर एक साथ बता दिए थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो पुरानी क्लासेस में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा, वो ढूंढना पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाकर वैसे। और नहीं तो फिर घोड़ों से संबंधित लिखकर और गौरव ज्ञान धारा इस ऐसे करके सर्च करना तो मिल जाएगा आपको, उसके अंदर फैक्ट मिल जाएंगे आपको। तो वह चीज घोड़ों से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये आलम जी का धोरा पूछा जाता है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये आलम जी का जो धोरा है ना, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और ये बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर, गुड़ामालानी के अंदर है, वहां बाड़मेर में। तो आलम जी का धोरा ध्यान रखना, बाड़मेर। और इससे संबंधित ये चीजें हैं जो मैंने आपको दे दी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें नोट कर लेना, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। पशुधन में अपन पशु पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में पशुधन से संबंधित ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी कि उनमें कौन से रोग पाए जाते हैं और अलग अलग उनकी कोई विशेषताएं हैं। तो सारी चीजें अपन एक बार क्लियर करते हैं। तो इनमें रोग क्या है, सीधे इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सीधे ही आपको रोग के नाम ध्यान रखने होंगे। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो इसमें साथियों ये है कि भेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शीप बोलते हैं। तो शीप पॉक्स, जैसे अब बकरी में होगा तो गॉट पॉक्स, और मुर्गियों में होगा तो चिकन पॉक्स, तो ये उनमें पाया जाता है। ब्लू टंग और फड़किया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लू टंग और फड़किया ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये भेड़ के रोग है। गाय और भैंस में खुरपका, मुंह पका, वैसे खुरपका और मुंह पका हर पशु का रोग है, सभी में होता है। और ज्यादातर जो दुधारू पशु होते हैं उसमें ये थिलेरियोसिस और बेबीसियोसिस, गर्भपात संक्रमण वगैरह वगैरह ऐसे रोग, बहुत सारे रोग हैं जो होते हैं, लेकिन अपन थोड़े से इनको ध्यान में रखें। तो ये गाय और भैंस के रोग हैं। बकरी की बात करें, ये देखो गॉट पॉक्स आ गया, एंथ्रेक्स है। ये एंथ्रेक्स जो है घोड़ा होता है, घोड़े के अंदर भी पाया जाता है, और ग्लैडस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊंट के अंदर सर्रा और तीवरसा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों के अंदर रानीखेत, फाउल पॉक्स, बर्सल, खूनी पैचिस, चिकन पॉक्स आदि ये सारे मुर्गियों के अंदर पाए जाने वाले रोग हैं। बाय द वे, हालांकि प्रश्न यहां से जो बनते हैं वो एक तो ध्यान रखना, ऊंट इंपॉर्टेंट है, एक घोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लू टंग फड़किया ये भेड़ के ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बनने की ज्यादा संभावना रहती है। फिर भी अपन सभी को ले रहे हैं कि क्या पता प्रश्न एग्जामिनर का उस समय दिमाग कैसा चलता है, बना दे। अब अपन जब पशुधन की गणना देखते हैं तो इसमें मुर्गी और खरगोश की गणना नहीं की जाती है। मुर्गी और खरगोश की गणना यूं नहीं की जाती है कि मुर्गी मान लो आज गिनी, कल कितनी कट जाएगी, कम हो जाएगी, पैदा भी जल्दी स्पीड से होती है और कम भी फटाफट होती है। तो इन चीजों की गणना उसमें करते नहीं है। वैसे एक आंकड़ा तो बताते हैं कि ये है, लेकिन उसको शामिल मतलब गणना के अंदर ऐसे पशुधन के श्रेणी में शामिल नहीं करते। वैसे अपने नॉलेज के लिए बताते जरूर है उनके कि इतनी मुर्गियां इस दिन थी। अब मान लो कि आज बता दी कि 4 करोड़ थी और कल कट गई काफी सारी, क्यों मुर्गी तो देखो चिकन और मांस उत्पादन के लिए
पोल्ट्री फार्म लगाते हैं, तो इसलिए मुर्गियों की गणना नहीं करते हैं। चलिए मांस का आ रहा है प्रश्न। तो मांस से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न ऐसे बनते भी है। चलिए इसको ये थोड़ा सा देख लेना आप, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लेकर, मैं थोड़ा सा मैंने मिटा दिया इसको। तो मांस से संबंधित क्या है कि मांस के प्रकार है, कई तरह के मांस के प्रकार है और उनसे संबंधित नाम पूछे जाते हैं। अब जैसे नाम में आपको पता ही है कि चिकन किसे कहते हैं, कि चिकन साहब मुर्गी जो होगी, मुर्गियों का जो मांस होगा वह चिकन कहलाएगा, चिकन कहलाता है। तो फिर मटन, मटन कहते हैं एक तो बकरा, ठीक है, बकरा कटेगा सब में बटेगा, ऐसी कहावतें हैं, कहावतें रे भाई कौन कटे, ठीक है। बकरा और भेड़, ठीक है। क्या बकरा रोया क्या तरबूज रोया क्या? सर तरबूज होता है, कोई कहता कद्दू होता है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तरबूज कटेगा सब में बटेगा, अपा कहता बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। अब सब तो खावे भी कौन, बाटन का ही मतलब। तो बकरा और भेड़ जो है उसके मांस को मटन कहा जाता है। और एक ध्यान रखना, एक आता है आपके ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो होता है वो साथियों चूजे का मांस होता है। ज्यादातर कहीं मटन शॉप या मीट की दुकान के सामने से निकलते हो तो वहां पे ये लिखा होता है, या तो ब्रॉयलर लिखा होगा, वे बॉयलर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो या तो ब्रॉयलर लिखा होगा या चूजे का मांस ऐसे लिखा होगा। अब जो शुद्ध शाकाहारी है उन्हें थोड़ा सा इसमें पढ़ने में देखो, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, अपने तो जीके पढ़ने से मतलब है, आंकड़े याद रखने हैं आपको, कोई इसमें टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ब्रॉयलर कहते हैं इसे, ठीक है। और बताऊं आपको, सुअर का मांस, सुअर का मांस कहलाता है आपके पोर्क, क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट, बकरी का, बकरे का मांस अलग है, बकरी का मांस अलग है। बकरी का जो मांस है वो चेवड़ी कहलाता है और बहुत बार प्रश्न में बना है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवड़ी। तो देखो गुरुजी बकरी बकरे मांस में क्या अंतर है, ऐसा है बकरे और बकरे के मांस में अंतर है और खाने वाले एक झटके में पहचान लेते हैं कि ये बकरी का मांस है या बकरे का है। तो बकरी के मांस में एक तो अंतर इस पहचान में आता है कि बकरी के मांस को मतलब पकने में समय लगता है, पकने में काफी समय लगता है, टेस्ट में अंतर आ जाता है। अब लोगों के दिमाग में ऐसा होता है मांस तो मांस है, इसमें भी क्या टेस्ट होते हैं, हाँ टेस्ट होते हैं, तो जो पार्की होते हैं उन्हीं को पता चलता है, बाकी तो कई बार आजकल मिक्स मिल जाता है सब जगह। तो ये सारी चीजें देखो, जो जो इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे ना उन्हें बड़े अच्छे से समझ में आएगी ये। और बाकी जो जिन्हें शुद्ध शाकाहारी, वैसे मनुष्य सर्वाहारी के अंदर आता है, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी है उन्हें बिल्कुल ये लगे गुरुजी आज क्या पढ़ा दियो, राम 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 हिनान करनो पड़ी, मान तो कर लीजो, कहीं को नहीं पढ़नो तो पड़ी। बकरी आ गई, ठीक है। चलिए और आपके क्या रह गए, गाय और भैंस। गाय और भैंस अपने यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा ये खाया जाता है। और गाय और भैंस का जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है, क्या कहलाता है, बीफ। इस टॉपिक को किसी और अन्य उद्देश्य से या ऐसी भावना से नहीं देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ने के उद्देश्य से देख रहे हैं कि यदि प्रश्न बनता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो मैंने आपको ज्यादातर किताबों में ये एक चीज ही दे रखी होती है, मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी कि इनसे संबंधित प्रश्न बने तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एक जानने, नॉलेज तो हो गया भाई, जब प्रश्न बने नहीं बने लेकिन नॉलेज अपने पास में होना चाहिए, तो नॉलेज हो गया आपको एक तरह से। तो अब स्क्रीनशॉट लेकर वही अपना सिस्टम, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और फिर पढ़ते हैं अपने। वैसे तो पशुधन से संबंधित बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है और ऐसी भी होगी जो कई चीजें अपने ध्यान में नहीं हो, और वैसे कोशिश की है कि क्लास अपने उस लेवल की चले, और फिर भी जो है अपना प्रयास पूरा रहेगा, यदि कोई चीज छूटती भी है तो उसे भी करवा देंगे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है अपना देखा जाए तो पशु मेले, और पशु मेले में भी मैं आपको पशु मेले जो है पशु विभाग द्वारा आयोजित जो पशु मेले वो अपन को ध्यान में रखने विशेष तौर पर, क्योंकि ये जो पशु मेले हैं इनमें से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। छोटे छोटे तो क्या है, ऐसे तो बहुत होंगे, लेकिन अपन को ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें अब मैं आपको स्थान बता रहा हूं, इसका कब मनाया जाता है ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसके दो कारण है, एक तो क्या है कि अपन मेलों में पढ़ लेंगे इनको व्यवस्थित रूप से, और लेकिन दूसरा कारण ये है कि आप अब उजाला पक्ष अंधेरा पक्ष इसमें सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्थान भी कई बार याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो अपन एक एक चीज को याद करते हुए चले, यहाँ पे स्थान याद कर लेते हैं, वहां पे मैं आपको इनकी तिथि भी याद करवा दूंगा कि इस तरीके से इनकी तिथि याद रखी जाएगी।
तो साथ साथ में मतलब जो टॉपिक दूसरे से संबंध है तो कुछ टॉपिक के कुछ अंश जो है उनमें भी पूरे होंगे आपके। इसलिए कहता हूं कि नियमित बने रहे, तो नियमित रूप से जो विद्यार्थी बने हुए उनको कहीं ना कहीं लगातार फायदा होता रहेगा। अब इसमें ऐसा है कि देखो, दो मेले जो है, एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला, ये दोनों जो है ये दोनों झालावाड़ के हैं। कहाँ के हैं? झालावाड़, झालावाड़ में आयोजित होते हैं। अब इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा हालांकि अभी आपको। श्री तेजाजी पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला और श्री बलदेव पशु मेला, ये तीनों जो है, इसीलिए इनको मैंने इस तरीके से लिख रखा है, ये तीनों मेले जो है ये नागौर में होते हैं। कहाँ के हैं? नागौर में। तो देखो, तीन मेले नागौर के, यानी सर्वाधिक पशु मेले यदि पूछे जाए तो नागौर में आयोजित होते हैं, ध्यान रखें। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहां पर आयोजित होता होगा, तो ये हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। ठीक है, गोगा जी के अंदर और पढ़ेंगे व्यवस्थित रूप से। जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है साथियों? जसवंत पशु मेला आपके भरतपुर के अंदर होता है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भी इसे कहते हैं। ठीक है, कार्तिक पशु मेला, तो कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है, वो आपका पुष्कर वाला जो रंगीन मेला है ना, वही है ये। सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए जो जाना जाता है वही कार्तिक पशु मेला है। महाशिवरात्रि पशु मेला, तो महाशिवरात्रि पशु मेला साथियों आपका करौली के अंदर आयोजित होता है। और मल्लीनाथ पशु मेला आपका होता है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में भी तिलवाड़ा, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी से संबंधित है। और बाड़मेर तिलवाड़ा में सबसे प्राचीन मेला भी ये माना जाता है कि सबसे पुराना मेला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना है। हाँ चलो, मैंने आपको ये तीन ये वाले मेले वाले ट्रिक का कहा था, तो इसमें आपको ये ट्रिक ऐसे याद रखनी है। इसकी ट्रिक आप ले लीजिए, गौचंद्र, गौचंद्र झाला, गौचंद्र झाला। और ये आपकी जो है झालावाड़ में आयोजित पशु मेलों की ट्रिक है। झाला आ गया, गोमती सागर आ गया और चंद्रभागा पशु मेला आ गया। देखो दोनों ये आपको याद हो जाएंगे इससे। फिर नागौर के पशु मेले की आपकी ट्रिक मैं दे देता हूं कि 13 बल, इसकी ट्रिक है 13 बल नागौर में दिखा, नागौर में दिखा। हाँ, कहां दिखा? यहां नहीं, नागौर में दिखा। वैसे नागौर ही देखो बल के लिए वैसे ही जाने जाते हैं। नागौर के नागौर के बैल है ना, नागौर के पहलवान, नागौर के बैल तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और ताकत के लिए, मजबूती के लिए ही जाने जाते हैं। तो बल वैसे याद आ जाएगा। 13 बल, अपन मान लो बैल को ही कह रहे हैं, 13 बल नागौर में दिखा, 13 बल नागौर में। तो तेजाजी पशु मेला आ गया, रामदेव पशु मेला और ये बलदेव पशु मेला, तीनों ही यहां से आपके निकल जाएंगे। कहाँ आयोजित होते हैं? तो नागौर में आयोजित होते हैं। और इस तरीके से अपना पशुधन श्रेणी का जो टॉपिक है वो यहाँ पूरा हुआ साथियों। वैसे कुछ चीजें होती है जो हो सकता है कि इसमें आप कहेंगे कि सर ये भी आता है वो भी आता है, तो ऐसा है कि अपने जैसे बुक के अंदर आपको वैसे मिल जाएगी सारी चीजें, और भी चीजें मिलेगी इसके अलावा। फिर सारी चीजें जो है, कुछ छूट भी गया होगा, छोड़ेंगे नहीं वैसे आपको, लेकिन कुछ छूट भी गया होगा तो भी चिंता न करें। और बुक से संबंधित एक और बात है कि कई लोग कह रहे थे कि सर सिलेबस चेंज हो गया, तो सिलेबस चेंज हो गया तो उसका भी ऑप्शन है। वो मैं आपको जब 2-3 दिन में जैसे ही बुक लॉन्च होगी, मार्केट में आ जाएगी, तब मैं आपको बता दूंगा उसी वीडियो के अंदर कि ये चीज ये है। ठीक है, तो ये क्लास अपना पशुधन वाली पूरी हुई। अब वापस अगले क्लास में मिलते हैं अपने, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।